हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हमें करनी है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमने कंपनी रूल को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। और आई होप कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा अच्छे से। और आज हम क्राउन रूल को, जो 1858 से 1947 तक रहा है, हम इसे देख लेंगे। और आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज अगर क्राउन रूल को एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए तो अच्छी बात है। और आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसको हम एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों? इसलिए जानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि पहले यहाँ पर कंपनी रूल करती थी, और अब रूल जो है हमने अपनी हाथों में ले लिया है। और कंपनी कोई भी काम अपने कमर्शियल बेनिफिट को देखकर करती है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। तो इसीलिए बोला गया कि अब गुड गवर्नेंस आएगी, यहाँ अच्छी सरकार आएगी जो अपने कमर्शियल बेनिफिट को नहीं ध्यान में रखेगी। तो इसकी वजह से इसे एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी बोला गया। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया, और इस क्राउन रूल में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, और पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही हैं। यहाँ तक आपने देखा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही हैं। अब आपको दिखेगा कि अब डिसेंट्रलाइज होगी चीज़ें, तो अब आगे वो हम देखेंगे। इसके बाद सेकंड फीचर इसका, जैसे एक नया ऑफिस बनाया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिस है, आपको ध्यान में रखना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ऑफिस की जो भी सेक्रेटरी, ये जो ऑफिस बनाई गई, इसके जो सेक्रेटरी हैं, तो ये कोई ब्रिटेन कैबिनेट के कोई ना कोई मेंबर ही होते थे। अब अगर नई ऑफिस बनाई गई है तो उनको असिस्ट करने के लिए चाहिए, असिस्टेंट चाहिए। तो 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए। और ऑब्वियसली 15 मेंबर की जो काउंसिल होगी, उसके हेड तो खुद सेक्रेटरी साहब ही होंगे, तो वो खुद ही चेयरमैन थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन ये जो एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने VVI भी साइन लगा दिया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम ध्यान में रखनी है एक एक चीज़ इसकी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लैंडमार्क है ये, इसकी वजह से। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। कुछ फीचर्स हैं इसके, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग ने फर्स्ट टाइम 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। तो अब आपको दिखेगा कि धीरे धीरे ये लोग इंडियंस को भी इसमें इंक्लूड करने लगे। पहले तो आपने देखा कि ओपन सिस्टम कंपटीशन कर दिया गया कि अब सब कोई जो है मतलब जो भी जॉब्स वगैरह में आ सकते हैं, तो वहाँ पे इंडियंस को किया गया। अब आप आगे देखोगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने लगे लोग, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने लगे, तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो 3 इंडियंस वो कौन थे? तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन तीनों को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इनको अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया फर्स्ट टाइम 1861 में। अब आपको दिखेगा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो डिसेंट्रलाइजेशन आपने देखा था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर को छीन ली गई थी, जो कि उनको वापस कर दी गई। तो चीज़ें अब डिसेंट्रलाइज होगी। डिसेंट्रलाइज होना मतलब कि सबसे अपर लेवल की जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना लोअर लेवल्स पे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कहाँ? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 1886 में, पंजाब में 1897 में, और बंगाल में 1862 में। तो इसको सीरियली आप ध्यान में रखिएगा, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब। पोर्टफोलियो सिस्टम आया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब हुआ कि जैसे अभी आप देखते हो कि डिफेंस मिनिस्ट्री किसी के हाथ में है, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी के हाथ में है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो है डिवाइड करना, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। इस समय से जो है डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये भी चीज़ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही हुई थी 1859 में, 1859 से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और चीज़ आई कि वाइसरॉय जो हैं वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के, उनसे बिना वाद विवाद किए कोई भी ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। और वैसे ऑर्डिनेंस का जो लाइफ था वो 6 महीने का था, 6 महीने के लिए वो ऑर्डिनेंस रहता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892।
इसमें क्या हुआ कि इंक्रीज एडिशनल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ लेवल पे, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी इंक्रीज कर दिया गया एडिशनल मेंबर्स को। तो आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं कि सेंट्रलाइज हुई चीज़ें फिर डिसेंट्रलाइज हुई, तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बड़ा हो रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा होगा तो उसके लिए मेंबर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को लाने पड़ेंगे, तो फिर आप संभाल सकते हो अच्छे से। तो इस तरीके कोई भी तिगड़म लगा के आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंक्रीज हुई, एडिशनल मेंबर्स जो है यहाँ पर इंक्रीज किए गए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन रखा गया, यानी कि जो मेजोरिटी होगी वो ऑफिशियल मेंबर्स की होगी, नॉन ऑफिशियल्स यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स की मेजोरिटी नहीं हो सकती है। जो हम आगे देखेंगे कि अलाउ कर दिया जाता है नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी को, लेकिन वो प्रोविंशियल लेवल पर अलाउ किया जाता है, सेंट्रल लेवल पर नहीं किया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे कि बजट डिस्कशन को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में कर दिया गया कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं। और लेकिन अभी जो है ये सिर्फ सेंट्रल बजट है, ठीक है। अब आगे फिर हम देखेंगे कि सेंट्रल बजट को और प्रोविंशियल बजट को भी बाद में बांट दिया गया। तो चीज़ें धीरे धीरे हुई, तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज जो है आप याद रखिएगा, तो याद करने में काफ़ी आसानी होती है। उसके बाद नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन होने लगा। और अच्छा ठीक है, ये जो चीज़ है कि अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता था वो कैसे होता था, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। जैसे सेंट्रल लेवल पर ऑब्वियसली वाइसरॉय ही करेंगे, तो वाइसरॉय नॉमिनेट करते थे और रेकमेंड किया जाता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और स्टेट लेवल पर जो है गवर्नर करते थे नॉमिनेट, और रेकमेंड किया जाता था जो भी लोकल बॉडीज़ थी उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। लोकल बॉडीज़ मतलब क्या हो गई, मतलब जमींदार, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज़, जो भी लोकल बॉडीज़ थी उनके द्वारा किया जाता था। तो एक चीज़ ये नोट मैंने लिखा है कि वर्ड इलेक्शन नॉट यूज्ड, ये ध्यान में रखनी है कि जो भी यहाँ पे नॉमिनेशन वगैरह हुआ कहीं पर भी इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, इलेक्शन वर्ड का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया। और इसके बदले में यूज़ किया गया कि ये एक तरीके का नॉमिनेशन है, जो कुछ लोगों ने रेकमेंड किया और कुछ लोगों ने नॉमिनेट कर दिया, लेकिन इलेक्शन वर्ड का कहीं यूज़ नहीं हुआ। काफ़ी आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखनी है, स्टेप वाइज है सब कुछ। और अब हम अगली स्लाइड पर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो मॉर्ले लॉर्ड मॉर्ले के नाम पे रखा गया और मिंटो लॉर्ड मिंटो के नाम पे रखा गया। तो ये उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और ये जो सेकंड नाम है मिंटो, ये उस वक्त के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। फिर आगे भी हम देखेंगे, जैसे मॉन्टेगू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म है, तो मॉन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो कैल्म्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के कुछ प्रोविजंस हैं, वो हम कुछ फीचर्स उसके देख लेते हैं। जैसे कि साइज़ को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो साइज़ को इंक्रीज़ किया ही जाएगा, बोथ लेवल पे किया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे किया गया। उसके बाद देख सकते हैं हम कि उन्होंने अलाउ कर दिया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो मेजोरिटी में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पर नहीं, वहाँ पर अभी भी आपको मेंटेन रखनी है ऑफिशियल की मेजोरिटी, आप उस पर नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने डेलिबरेटिव फंक्शंस को भी बढ़ा दिया। डेलिबरेटिव फंक्शंस को बढ़ाना यानी कि जैसे अपनी बातों को रखना कि मेरे एरिया में ऐसे प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने इस फंक्शन को बढ़ा दिया कि आप अपनी बातों को रख सकते हो, आपकी बातों को सुना जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो डेलिबरेटिव फंक्शंस को बढ़ाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और वो चुने गए थे लॉ मेंबर के तौर पे। तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि इंडियंस जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इंडियंस को शामिल करना ही पड़ेगा। अगर आप इंडियंस पे रूल कर रहे हो, गवर्नमेंट बना रहे हो, तो फिर अगर आप इंडियंस को उसमें इंक्लूड नहीं करोगे, उनको इंक्लूड करके अगर आप फुसलाओगे नहीं, तो फिर रिवॉल्ट तो हो जाएगा, और रिवॉल्ट में दोनों तरफ के लोगों को नुकसान होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट देने का क्या मतलब है कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसको मुस्लिम पीपल ही वोट देकर उनको जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे, और वही वोट दे सकते हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, कोई उनको वोट नहीं दे सकते हैं। उनका इलेक्टोरेट जो है सेपरेट कर दिया गया। तो ये तो उनका हमेशा से रहा ही था कि फूट डालो शासन करो, जो भी था उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उनकी।
तो इसी वजह से जो वायसराय थे उस वक्त के लॉर्ड मिंटो, उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। हालांकि ये सब चीज़ें काफ़ी गलत हैं, सोसाइटी में ऐसे नहीं चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हर धर्म में एक ही चीज़ सिखाता है, पीस और कुछ भी नहीं। और धर्म और जाति से अच्छे और बुरे लोगों की पहचान नहीं होती है, वो सारे धर्मों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि लोकल लेवल पर भी, जैसे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, छोटे छोटे लेवल पर भी जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होने लगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको मॉन्टेग्यू कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म से भी जानते हैं। अगेन मॉन्टेग्यू साहब जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कैल्मस्फोर्ड साहब वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो ये एक्ट तो 1919 में आया। 1919 सुनकर जो है याद आ जाती है जालियांवाला बाग जो भी हुआ था। तो कुछ भी तिकड़म लगा के आप उसको याद कर सकते हैं कि जालियांवाला बाग जब भी आया था तभी ये सारे प्रोविजंस थे, तो आप याद इस तरीके से भी रख सकते हैं। और एक सीरीज में है, सब कुछ एक सीरीज में है। आप जब चेक करोगे तो चीज़ें बहुत सीरीज में है। पहले चीज़ें सेंट्रलाइज हुई, फिर डिसेंट्रलाइज हुई, अब डिसेंट्रलाइज में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और बंटने लगी। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत एकदम लोकल लेवल तक पहुँच गया। तो उस तरीके से अगर आप याद करोगे ना सीरीज में, तो बहुत आसान है याद रखना। इसके बाद आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में, ये एक्ट 2 साल के बाद फोर्स में आया 1921 में। उसके बाद सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया, यानी कि सेंटर को कुछ सब्जेक्ट सेंटर को दे दिए गए कि ये चीज़ आप अपना देखो, और कुछ सब्जेक्ट जो है प्रोविंस को दे दिया गया कि ये आप देखो। इसका मतलब कि जो सेंट्रल का पकड़ था प्रोविंस पे, उन्होंने थोड़ा सा लूज किया कि उनको भी जो खुलने का मौका दिया, आप अपने ढंग से भी थोड़ा बहुत काम करो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट को तो बांटा गया, फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी बांट दिया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या हुआ? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिसके लिए आप जवाबदेही हो, रिस्पॉन्सिबल हो गवर्नमेंट को और पीपल को, कि आपसे क्या गलती हुई, क्यों हुई, नहीं हुई, ये काम क्यों नहीं हुआ, आप रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में आप कुछ भी करो, आप कोई जवाबदेही नहीं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और इसी डुअल स्कीम को जो है डायरकी भी कहते हैं। तो डायरकी जो है इसी में आया, आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉन्टेग्यू कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, इसकी एक एक चीज़ याद रखनी चाहिए। फिर बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन भी आया। बाई कैमरलिज्म यानी कि जो भी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर हाउस अपर हाउस, तो उसी को बाई कैमरलिज्म कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन आया, पीपल अब डायरेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब कोई को डायरेक्ट इलेक्शन का में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया, वोट करने का मौका नहीं दिया। तो दे ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड पीपल। लिमिटेड पीपल तो किस बेसिस पे? तो उन्होंने किस एजुकेशन लेवल पे, आप कितना टैक्स पे करते हो, आपका फाइनेंशियल इनकम क्या है, तो इस लेवल पे जो है उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को ही वोट करने का अधिकार दिया। फिर हम आगे देखेंगे कि वोटिंग का अधिकार धीरे धीरे बढ़ाया गया। ऑलमोस्ट 10% जो है वहाँ तब की पॉपुलेशन जो थी उसके 10% लोगों को वोटिंग राइट दिया गया, आगे बढ़ाया जब गया। तो फिर आगे देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको भी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी जानते हैं। तो 1926 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और रिकमेंड किया गया था ली कमीशन के द्वारा। तो ये ली कमीशन वाली जो चीज़ है वो आपको बुक के शायद बीच में नहीं मिलेगी लक्ष्मीकांत में, लेकिन इस लास्ट में जो नोट्स एंड रेफरेंसेज होते हैं ना, उसमें आपको ये मिल जाएगी कि ये रिकमेंड किया गया था ली कमीशन के द्वारा। ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी में पूछा भी गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया। और फिर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1919 वाली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से बहुत सारा जो है मांजरा हुआ है हमारे कंट्री में। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि जो भी चीज़ें, जो भी इसमें प्रोविजंस लाए गए, तो उस प्रोविजंस को अप्लाई किया जाएगा लोगों पे। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, बाई कैमरलिज्म, डायर की, ये सारी चीज़ों को अब अप्लाई किया जाएगा। तो एप्लीकेशन जो है वो सोसाइटी पे कैसा रहा, नहीं रहा। तो 10 साल के बाद स्टैट्यूटरी कमीशन बनाकर चेक करनी थी कि कैसा एप्लीकेशन रहा, वर्किंग ठीक रहा कि नहीं ये सारे प्रोविजंस का। तो स्टैट्यूटरी कमीशन 10 साल के बाद बनानी थी, लेकिन जो है उन लोगों ने जो है 2 साल पहले स्टैट्यूटरी कमीशन बना दिया 1927। जैसे 1919 का ये एक्ट है, तो इसका मतलब 10 साल के बाद 1929 में बनानी थी, लेकिन उन लोगों ने बना दिया 1927 में ही, 2 साल पहले ही वो बन चुका था, जिसको हम साइमन कमीशन के भी नाम से जानते हैं। इसके चेयरपर्सन सर जॉन साइमन थे। तो काफ़ी मांजरा हुआ था, वो हम आगे देखते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हुई है, अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं। ठीक है,
हम आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 10 साल के बाद आने वाली थी 1929 में, 2 साल पहले ही 1927 में आ गया। इसके 7 मेंबर की ये कमीशन थी और जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। तो इसके जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिश थे, जिसकी वजह से सारे पार्टीज़ ने बॉयकॉट कर दिया कि अगर आपको इंडियंस के बारे में बताना है कि वो ये चीज़ें उन पे कैसा वर्क किया 1919 वाला एक्ट, तो आपको इंडियन मेंबर रहेंगे तब तो वो बता सकते हैं। तो फिर इसीलिए सबने बॉयकॉट कर दिया। तो जिसकी वजह से बॉयकॉट वो हुआ तो नहीं। 1930 में जो है वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया। तो उन्होंने रिपोर्ट में बोला कि रिकमेंड किया, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें बोला कि डायरकी को एबॉलिश कर दिया जाएगा। डायरकी जो हमने पहले बात की थी, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट वाली, तो डायरकी को एबॉलिश कर दिया जाएगा, लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो चीज़ है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो चीज़ है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाली, ये इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटे। ये इस चीज़ को चाहते थे कि जितना बढ़ाते चलें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने ये कंटिन्यू रखा सेपरेट इलेक्टोरेट को। आप फिर देखोगे कि 3 राउंड का टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हुई। आपको एक क्वेश्चन बतानी है कि इस 3 राउंड टेबल में से महात्मा गांधी जी कौन से राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किए थे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आप देखोगे कम्युनल अवार्ड। रामसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 को ये स्कीम लाई माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। पहले मुस्लिम्स को दी गई, ठीक है, अब उन्होंने इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की कि अब जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दी जाएगी, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस को, यानी कि अब जैसे उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी को तोड़ा, डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर भी जो हिंदूज में, मुस्लिम्स में, उसको भी वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से गांधी जी, आप देखोगे महात्मा गांधी जी ने फास्ट कर लिया, एकदम आमरण अनशन पर बैठ गए। जब वो यरवदा जेल में ही थे, पूना में यरवदा जेल है, वहीं पर वो आमरण अनशन पर बैठ गए। तो फिर जिसके बाद जो है पूना का समझौता हुआ, पूना पैक्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो ये एक एग्रीमेंट था कांग्रेस के लीडर्स और डिप्रेस्ड क्लास पीपल के बीच में, ये समझौता हुआ। फिर इस समझौते के बाद उन लोगों को मना लिया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट आप मतलब डिवीज़न हो जाएगा काफ़ी कंट्री में, आप एक काम करो, आपको सीट रिजर्व कर दी जाएगी, ये चीज़ हम कर सकते हैं आपके लिए। तो फिर वो लोग भी मान गए। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसमें क्या हुआ, तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स जो है ज्वाइन नहीं किया, तो ये वर्क नहीं कर पाया। जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया कि नहीं, हम तो खुद ही राज करेंगे, हमको नहीं जाना है फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन में शामिल नहीं होना है। उसके बाद आप देखोगे कि पावर्स का डिवीज़न हुआ, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट बनाया गया। फेडरल लिस्ट वो लिस्ट था जिसमें कि जिस पर सेंटर वर्क करेगी, किसी ये काम सेंटर करेगी, वो लिस्ट था। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट में जो भी चीज़ें सब्जेक्ट शामिल होंगे वो सारी चीज़ें प्रोविंस देखेगा, मतलब स्टेट देखेगा। और कंकरेंट लिस्ट दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इंट्रोडक्शन हुआ कि नहीं, प्रोविंस को दे दिया गया कि आप अपना खुद देखो, आप वो सेंटर से बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना है। लेकिन फिर जो है ये 1937 में अप्लाई हुआ, लेकिन 1939 में इसको हटा भी दिया गया। उसके बाद फिर जो है आप देख सकते हो डायरकी का एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंस लेवल पे, जैसे कि यहाँ पर रिकमेंड किया गया था, तो उसको काम किया गया। इस तरीके से आप याद रखो कि यहाँ पर रिकमेंड किया गया और यहाँ पर काम हुआ, लेकिन काम पूरी तरीके से नहीं हुआ, आधा अधूरा ही हुआ। अब जैसे कि डायरकी को एबॉलिश तो किया गया, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे एबॉलिश किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया सेंट्रल लेवल पर। उसके बाद फिर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर SC वुमेन लेबर, जैसे आपने देखा यहाँ पर कि महात्मा गांधी जो चले गए आमरण अनशन पर, तो फिर इन लोगों ने मान लिया कि नहीं, अब नहीं देंगे, ठीक है जो भी है। लेकिन बाद में फिर ये जो भी है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है, फिर उन लोगों ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट आखिरकार दे ही दिया लेबर क्लास को, वुमेन को और शेड्यूल कास्ट को।
उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। मतलब कि अभी तक आपने देखा कि फेडरल लेवल पर तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था रिक्रूटमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, लेकिन अब किया गया कि प्रोविंस लेवल पर भी जो है आप स्टेट लेवल पर भी बना सकते हो, और दोनों को ज्वाइन करके, प्रोविंस और फेडरल को ज्वाइन करके भी आप एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हो जो साथ में काम करेगी। उसके बाद आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और बाकी हम अगले स्लाइड पर आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं, लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। तो उसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस, ये काफ़ी खूबसूरत शब्द है, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी है। तो इसमें क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो उस वक्त के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली साहब, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर कब किया? तो 20 फरवरी 1947 को ये डिक्लेयर किया कि इंडिया एक फ्री कंट्री बना दी जाएगी 30 जून 1948 से। तो लेकिन हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में ही हो गया था। तो लगभग एक साल पहले ही जो है हमें आज़ादी मिल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो डेट तय हुआ, इस डेट तय होने के बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब और जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे बड़े बड़े, तो उनके बीच में वाद विवाद हुआ कि आखिर पीएम कौन बनेगा, नहीं बनेगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना को भी पीएम बनना था और इधर जवाहरलाल नेहरू को भी पीएम बनना था, बहुत लोग थे। तो फिर जो भी चीज़ें हुई, तो फिर बाद में हुआ कि ठीक है, मुस्लिम डोमिनियन को अलग कर दिया जाए और वहाँ का पीएम मुझे बना दिया जाए। तो फिर वो एक प्लान तैयार किया गया इंडिया को डिवाइड करने के लिए, और उस प्लान का नाम रखा गया माउंट बैटन प्लान। उसके बाद कुछ फीचर्स देखते हैं उसमें, इसीलिए जो है हमें आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को हम फ्री हो गए, इंडिया एक फ्री कंट्री हो गया। तो उसमें इसके फीचर्स थे, कुछ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के फीचर्स थे। जैसे कि इंडिया को एक फ्री कंट्री बना दिया जाएगा 1947 अगस्त से, ये तो है ही। उसके बाद बताया गया कि जब तक आप जो भी डोमिनियंस हैं, ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि, और ऊपर से फ़ैन भी ऑफ रखना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें बताया गया कि जब तक आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी डोमिनियंस का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, तब तक आप इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के जो भी फीचर्स हैं, जो भी उसमें एक्ट्स थे, तो उसके हिसाब से आप काम कीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसमें फिर जो है गवर्नर जनरल, इंडिया के गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल जो भी गवर्नर्स थे, उन सबको नॉमिनल हेड बना दिया गया। जो कि अभी भी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट और जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। उसके बाद फिर जो है लॉर्ड माउंट बैटन जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन थे। उसके बाद फिर उन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया का जो टाइटल लिया हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने एम्पायर ऑफ इंडिया का टाइटल लिया हुआ था कि दे आर कंकरर ऑफ इंडिया, तो वो टाइटल उन लोगों ने छोड़ दिया और फिर टाइटल कौन सा एज्यूम कर लिया? किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये रॉयल टाइटल उन लोगों ने ले लिया और इस टाइटल को छोड़ दिया। फिर आगे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही हमारा पार्लियामेंट बना दिया गया। इंडियन डोमिनियन का पार्लियामेंट वही हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 5 नाम मैंने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और सरदार बलदेव सिंह। तो जब अभी गवर्नमेंट, तो टेम्परेरी गवर्नमेंट स्टार्टिंग में टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो टेम्परेरी गवर्नमेंट के फॉर्म के लिए इंटरिम गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, टेम्परेरी गवर्नमेंट, तो उसके लिए जो है सेक्टर्स बांटे गए, डिपार्टमेंट्स बांटे गए कुछ समय के लिए। तो उसमें इन 5 का नाम इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि टेम्परेरी गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट थी और बाद की गवर्नमेंट जो आई, जो एकदम फिक्स वाली गवर्नमेंट आई, तो उसमें इन 5 लोगों का जो है, जो भी डिपार्टमेंट्स थे, जो भी मिनिस्ट्री थी, इनकी चेंज नहीं हुई। जैसे हम देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, तो ये सब जो है उनकी
इंटरिम गवर्नमेंट में थी और उसके आगे वाली गवर्नमेंट में भी, फिक्स वाली जो गवर्नमेंट बनी उसमें भी थी। तो इन पांचों का इसीलिए मैंने नाम लिखा है। और आप लोगों के लिए एक क्विज क्वेश्चन है कि इंटरिम गवर्नमेंट में और फिर जो आगे हमारी सरकार बनी, फिक्स गवर्नमेंट बनी, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री किसे मिली थी? तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।